वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमृत सदीक हेयर। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट बायोमॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए। DNA stand for deoxyribonucleic acid, RNA stand for ribonucleic acid। तो ये DNA और RNA बेसिकली क्या होते हैं? इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली ये DNA जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये जो RNA हैं ये बेसिकली पैदा होते हैं न्यूक्लियस के अंदर DNA से। बट फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उसकी मदद से ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि DNA आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और जो RNA हैं दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और इसी DNA के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, और जो DNA से मैसेंजर RNA बनता है बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वो DNA से अपने इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है और उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोटीन बनाए जाते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट के राइबोसोम्स में कि कैसे DNA की रिप्लिकेशन होती है। तो अब देखिए, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मिस्कर ने 1869 में पस सेल्स में डिस्कवर किया था। बाज़ बुक्स में ये 1870 का जिक्र भी आया है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव फॉलोड द 1869। तो सबसे पहले मिस्कर ने पस सेल्स में 1869 में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। अब पस सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली पस सेल्स हम कह सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइव एंड डेड पैथोजन एंड WBCs। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। अब बाहर से टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि टेररिस्ट एक जगह पर अटैक कर रहे हो, तो उस जगह के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो तो गेट पर मौजूद होता है। अब दिस सिक्योरिटी गार्ड आर जस्ट लाइक WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जो बॉडी के डिफेंस में रोल अदा करता है। और जो बाहर के जो टेररिस्ट है दीज आर जस्ट लाइक पैथोजेंस, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स। जब ये टेररिस्ट मीन जर्म्स आएंगे कॉलेज के अंदर, तो आपके कॉलेज की जो सिक्योरिटी है, जो WBCs का काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी गार्ड जो है, ये टेररिस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, वो उसको अंदर आने नहीं देते और वो एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के नतीजे में कुछ लोग टेररिस्ट के भी मर जाते हैं और कुछ लाइव रह जाते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड के भी मर जाते हैं और कुछ लाइव रह जाते हैं। तो जो टेररिस्ट है, जो लाइव और डेड है, और जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है जो लाइव और डेड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि पस सेल्स। जो बॉडी में कोई पेप वगैरह बन जाता है, तो इस दौरान ये पस सेल कुछ वाइटिश एरिया होती है, उसको हम कहते हैं कि ये पस सेल्स है। तो इसलिए हमने डिफिनीशन में लिखा है कि पस सेल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइव एंड डेड पैथोजन एंड WBCs। इसके भी कुछ लाइव और डेड होते हैं और इसके भी कुछ लाइव और डेड होते हैं, जिसको कंबाइन कहा जाता है पस सेल्स। अब ये पस सेल जो है बेसिकली उसको सबसे पहले स्टडी किया गया था। किस चीज़ में उसको स्टडी किया गया था? तो इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था न्यूक्लियस के अंदर। दीज पस सेल्स को सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर स्टडी किया गया था। तो न्यूक्लियस के अंदर जब उसने स्टडी किया तो उसको DNA नज़र आ गए, DNA को। तो उसी DNA के स्ट्रक्चर को उन्होंने एक नाम दिया न्यूक्लियन।
उस केमिकल को, उस न्यूक्लिक एसिड को, उस डीएनए और डीएनए को स्पेशली उसको न्यूक्लियन का नाम दिया। लेकिन बाद में जब इसी न्यूक्लियन के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो वो एसिडिक नेचर के थे, एसिडिक नेचर, जिसके नतीजे में ये न्यूक्लियन का लफ्ज़ बाद में न्यूक्लिक एसिड बन गया। बाद में क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो सबसे पहले न्यूक्लियस में फर्स्ट सेल को स्टडी किया गया था। चूंकि न्यूक्लियस में स्टडी किया गया था तो इसी वजह से उस केमिकल को न्यूक्लियन का नाम दिया। बाद में जब न्यूक्लियन की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो एसिडिक नेचर का था, दैट्स वाई इसी न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। तो इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हो गई थी। अब बेसिकली ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड मैनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट से ये बने हुए होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक इसमें होता है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर होता है। दूसरा इसमें फास्फोरिक एसिड। तीसरा इसमें होता है नाइट्रोजनियस बेसिस। तो इन 3 कंपोनेंट पर न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये मुश्तमिल होता है। अब ये 3 चीज़ें जो होती है ये एक यूनिट का काम कर रही है। बेसिकली जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। Nucleotide is the basic unit of DNA and RNA because DNA and RNA both are formed of many chains of nucleotides. That's why these many chains are called polynucleotide chain. We will draw their structure in the later lectures. तो सबसे पहले कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड का वो पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर। अब ये डीएनए और आरएनए में ये मुख्तलिफ होता है। In case of DNA, that is called deoxyribose sugar. For example देखिए इधर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये आपके पास deoxyribose sugar का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसमें 5 कार्बन होते हैं, देखिए इसकी हम काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 पर ये ऑक्सीजन मिसिंग होता है। स्पेशली जो कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, उसमें जो आपके पास ये ऑक्सीजन है, ये OH के साथ ये नहीं होता। यहां पर लफ्ज इस्तेमाल डीऑक्सी, डी मीन लेस, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर लेस होता है। तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, तो इसी वजह से हम कहते हैं क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और जो आपके पास फॉर एग्जांपल राइबोज शुगर है, ये आरएनए में होता है। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर, बेसिकली वो राइबोज शुगर होता है। और राइबोज शुगर में देखिए कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन मौजूद होता है। नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये अगर आप देखें इधर राइबोज शुगर में यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है कार्बन नंबर 2 के साथ। डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर, सो बोथ आर पेंटोजेस बिकॉज बोथ हैव 5 कार्बन। अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेकेराइड में हमने पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड के लिए हमने एक सिंपल फार्मूला लिखा था कि कार्बन H2ON, ठीक है। ये चूंकि आपके पास पेंटोज शुगर है, अगर हम N की जगह पर 5 लगाए तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा C5 और ये आपके पास आ जाएगा CH10 और O5। ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया राइबोज का, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। और डीऑक्सीराइबोज में तो एक ऑक्सीजन कम होता है, तो आप अगर डीऑक्सीराइबोज का करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर ले कि C5H10O4, एक ऑक्सीजन को कम कर ले तो आपके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर का फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड आपके पास है फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप होता है इसमें।
फास्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड आपको पता है कि इसका फार्मूला है H3PO4। H3PO4 इसको जनरली हम इस तरह ड्रा करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो OH होता है ना, बेसिकली हम इसके साथ हम इस तरह कर लेते हैं कि इधर आपके पास फॉर एग्जांपल फास्फेट है, इस साइड पर आपके पास OH होता है, इधर भी आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इधर भी OH है और इधर भी OH है। तो ये आपके पास बन गया H3PO4। H3PO4। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि नाइट्रोजनस बेस टू कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस टू कार्बन नंबर, हमेशा जब भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन, ये हमेशा इसी नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हुआ होगा। ये इधर नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हुआ होता है। और फिर क्या होता है इसके बाद, अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल आपके पास गवानीन है या एडिनिन है, ठीक है, तो इसके साथ इसका ये कार्बन जो होता है इसी ग्रुप के साथ अटैच हुआ होता है, इसी एडिनिन के साथ। और इसी पेंटोज शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है ये फास्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है और फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अब देखें, तो नाइट्रोजनस बेस टू कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ पेंटोज शुगर, ये हमेशा कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ बॉन्डेड होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर एक सिंपल तरीके से आपको ड्रा कर रहा हूँ कि किस तरह ये बॉन्डेड होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास क्या है, एक पेंटोज शुगर है आपके पास, ये दिस इज द पेंटोज शुगर, ठीक है, ये भी कार्बन है। तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये आपके पास एक एडिनिन है, ये हमेशा कार्बन नंबर फर्स्ट 2 3 4 एंड 5 फर्स्ट के साथ ये नाइट्रोजनस बेस एडिनिन अटैच है। और इसके अलावा फिर कहते हैं कि फास्फेट ग्रुप टू कार्बन नंबर 3 एंड फ्रंट साइड। अब ये फास्फेट ग्रुप है फॉर एग्जांपल, तो इसी पेंटोज शुगर का ये फ्रंट साइड कार्बन नंबर 3 ये है, इधर ये अटैच होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास एक और आपके पास पेंटोज शुगर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 है। अब देखें, ये जो आपके पास एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेंटोज शुगर है, तो ये भी कार्बन नंबर 3 के साथ फ्रंट साइड पर, एंड while at कार्बन नंबर 5 एट बैक साइड। अभी कार्बन नंबर 5 ये है, ये फास्फेट ग्रुप बैक साइड से इसी कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 3 था, ये कार्बन नंबर 5 है। तो फास्फेट ग्रुप जो आपके पास है ये फ्रंट साइड से पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ, बैक साइड से कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। इधर भी फॉर एग्जांपल देखें, ये कार्बन नंबर 3 है, ये फ्रंट साइड से कार्बन नंबर 3 है, फिर बैक साइड पे कार्बन नंबर 5 होगा। इस तरीके से एक और आपके पास क्या होगा, एक नाइट्रोजनस बेस होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये क्या बनाते हैं। अब ये आपके पास ये स्ट्रक्चर जो आपके पास हो गया फॉर एग्जांपल, ये आपके पास इधर भी तो कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ कोई नाइट्रोजनस बेस फॉर एग्जांपल गवानीन अटैच है, तो ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये आपके पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से जॉइन टुगेदर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। मैंने न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कंबाइन होकर डीएनए बनाते हैं और आरएनए बनाते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब बॉन्ड इन बिटवीन फास्फोरिक एसिड एंड OH of pentose sugar, that is the ester linkage or ester bond in between phosphoric acid, आपके पास ये phosphoric acid है फॉर एग्जांपल, ये phosphoric acid है, ठीक है, and OH of pentose sugar, OH of pentose sugar। अब देखिए, ये आपके पास पेंटोज शुगर है राइबोज, इसका C2OH है, ये OH इसी का है, और इसी फास्फेट ग्रुप का भी तो ये OH है। तो क्या हो जाता है, अब इसको हम देखें फॉर एग्जांपल, ये OH है और ये H है, ये H और OH जो होते हैं इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है,
इससे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है, ये जो आपके पास होता है, आपके पास ये OCH2 के साथ डायरेक्टली जो होता है, इधर ये O है, इधर ये बॉन्ड बन जाता है। दिस बॉन्ड इज बेसिकली कॉल्ड द ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर लिंकेज। तो इसलिए यहाँ पर क्या गया, बॉन्ड इन बिटवीन फास्फोरिक एसिड एंड OH ऑफ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज का OH इधर था, तो दोनों के दरमियान में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और ये जो बॉन्ड बन गया, दिस कॉल्ड देन ईस्टर लिंकेज और ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। थर्ड कंपोनेंट जो हो गया वो नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। और आपको ये पता होना चाहिए कि this thiamine is replaced by uracil in case of RNA. This is basically the uracil. अब ये तीन कंपोनेंट, ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस DNA में भी होते हैं, RNA में भी होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। जबकि DNA में फिर फोर्थ जो नाइट्रोजनस बेस है वो thiamine होता है, और RNA में आपके पास जो फोर्थ नाइट्रोजनस बेस होता है वो क्या होता है, वो यूरासिल होता है। इसका मतलब ये है कि यूरासिल में थायामीन एब्सेंट होता है और DNA में यूरासिल एब्सेंट होता है, ठीक है। सो दीज थ्री कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तीन कंपोनेंट। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरीन बेसिस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड पायरामिडीन बेसिस। अब प्यूरीन बेसिस ये इसमें दो होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और ये जो आपके पास स्पेशली जो आपके पास ये प्यूरीन है, प्यूरीन ये डबल रैंक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं आपको इधर बताऊं, फॉर एग्जांपल इधर ड्रा कर लूं, तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको ड्रा करूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये फॉर एग्जांपल ये प्यूरीन है, तो प्यूरीन आपके पास लाइक दिस, ये आपके पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। तो ये डबल रैंक स्ट्रक्चर जो होता है, यू कैन से दैट प्यूरीज आर डबल रैंक स्ट्रक्चर्स, दो, एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल। तो ये आपके पास मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये आप बेसिकली आपके पास एडेनिन का है, दिस इज द एडेनिन। एडेनिन देखिए इसमें एडेनिन में, तो एडेनिन आपके पास है, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये आपके पास एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक अमीनो ग्रुप इधर अटैच है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी नंबरिंग कर ले, फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, या ये कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, तो दिस इज 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9। तो ये 9 कार्बन इसमें मौजूद है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। तो एडेनिन में इसी फर्स्ट कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप अटैच होता है। बाकी आपके पास ये डबल बॉन्ड, कहीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किस मकसद के लिए होते हैं, वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1, 2, 3, 4। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये इसी बॉन्ड बनाने के लिए इसी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को ऐड किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास एडेनिन का है। हमेशा अगर आप देखें इन सारे स्ट्रक्चर्स में, स्पेशली अगर आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को ले लो सारों में, वैसे इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो है हेक्सागोनल है, ये जो पैरामिडीन्स है। बट एक कोड के तौर पर जहन में रखो कि नाइट्रोजन सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन इधर नाइट्रोजन है एडेनिन में, गुआनिन में भी सेम, सेकंड कार्बन फोर्थ कार्बन नाइट्रोजन है। इस तरीके से साइटोसिन में भी सेकंड कार्बन फोर्थ कार्बन नाइट्रोजन है, थायामीन में भी सेकंड कार्बन फोर्थ कार्बन नाइट्रोजन है, यूरासिल में भी सेकंड कार्बन फोर्थ कार्बन नाइट्रोजन है। सारों में ये नाइट्रोजन होगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसी प्यूरीन्स की डबल रिंग स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सेम ये दो तो कार्बन नंबर 2 और 4 पर है, बट जो इसके साथ जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स है उसमें कार्बन नंबर 7 और 9 जो है इधर नाइट्रोजन है,
इधर भी कार्बन नंबर 7 और जो 9 है गवानीन में, इधर भी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है आपके पास। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपके पास फिर हो गया गवानीन। इसको मैं इधर से मिटा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास हो गया, ये एडेनिन था फर्स्ट वाला, दिस वाज द एडेनिन एंड दिस इज द गवानीन। अब ये गवानीन है, दैट वाज एडेनिन। इसमें भी सेम, अगर मैं नंबरिंग कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो सेम कार्बन नंबर 2 और 4 नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन है। कार्बन नंबर 7 और 9 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये चीज़ इसमें कांस्टेंट है याद करने के लिए। ये पेंटागोनल तो इसमें है ही नहीं पैरामिडीन में। तो ये दो स्ट्रक्चर आपके पास हो गए गवानीन के। बट एक बात याद रखना है कि गवानीन में ये जो अमीनो ग्रुप था एडेनिन का, कार्बन नंबर फर्स्ट या कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ ये इधर आ जाता है, कार्बन नंबर 3 के साथ अमीनो ग्रुप, और कार्बन नंबर फर्स्ट की जगह पर इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, थोड़ा सा फर्क है इसमें। एडेनिन में ये इधर था और गवानीन में ये इधर आ जाता है, इसकी जगह पर ऑक्सीजन आ जाता है, तो आपके पास गवानीन बन जाए। दोनों डबल रेंज स्ट्रक्चर है तो प्यूरिन्स कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पैरामिडीन्स ये आपके पास क्या होती है, सिंगल रैंक स्ट्रक्चर होते हैं पैरामिडीन्स। फॉर एग्जांपल देखिए ये इधर मैं आपके लिए ड्रा करूं, पैरामिडीन क्या है, ये सिंगल रैंक स्ट्रक्चर्स। देखिए इस तरीके से तीनों जो आपके पास है इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब देखिए साइटोसिन आपके पास है, साइटोसिन आपके पास क्या है, ये एक पैरामिडीन है, थायमीन एंड यूरासिल। तो आपको पता है कि डीएनए में तो थायमीन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। तो सबसे पहले हम साइटोसिन की तरफ आते हैं। तो आप लोग इसी सीक्वेंस में ड्रा कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए गवानीन का जो स्ट्रक्चर है और ये हेक्सागोनल, और साइटोसिन का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। इधर ये अमीनो ग्रुप ये अल्टरनेट हो गया है, ऑक्सीजन इधर आया है कार्बन नंबर 3 पर, अमीनो ग्रुप कार्बन नंबर फर्स्ट पर आया है। सेम देखें अमीनो ग्रुप जो कि इधर था कार्बन नंबर 3 पर गवानीन में, ये इधर आया है, और ऑक्सीजन जो कार्बन नंबर फर्स्ट पर था ये इधर आया है कार्बन नंबर 3 पर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया साइटोसिन, आपके पास हो गया। थोड़ा गवानीन और साइटोसिन में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ इन दो को आप अल्टरनेट कर लें तो आपके पास साइटोसिन। इस तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं। फिर थायमीन है। अब थायमीन के लिए एक बात ध्यान में रखना है कि थायमीन मिथाइलेटेड होता है, इसमें मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें इधर तो साइटोसिन में ऑक्सीजन था, इसमें भी ऑक्सीजन है, और इसी कार्बन नंबर फर्स्ट जो है अमीनो ग्रुप की जगह पर ऑक्सीजन आ जाता है। बट इधर जो आपके पास है का ये जो आपके पास 6 नंबर वाला कार्बन है, इधर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो आपके पास थायमीन बन जाता है। और यूरासिल और थायमीन तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मिथाइल ग्रुप को हटाएं तो यूरासिल बन जाता है। तो यूरासिल क्या, ये नॉन मिथाइलेटेड है, और थायमीन क्या, ये आपके पास मिथाइलेटेड है, इसमें मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इसमें मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास क्या, ये तीन आपके पास क्या थे, ये आपके पास पैरामिडीन्स है। दीज थ्री आर द, यू कैन से दीज आर द पैरामिडीन्स। और ये जो आपके पास थे ये दो आपके पास प्यूरिन्स थे। सो दीज थ्री आर द पैरामिडीन। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये दो जो आपके पास है ये बेसिकली आपके पास क्या है, प्यूरिन्स। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके लिए नई नोटिफिकेशन आ सके। और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।